मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। आप लोगों के पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज है और वहाँ चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू हम लोग मानते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही ये बता दिया था, वैसे तो एक कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। जब भी कैपेसिटर पे चार्ज की बात की जाए तो इसका मतलब क्या था कि उतना ही चार्ज तो किस पे है, पॉजिटिव प्लेट पे है, और उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन जो आपका नेगेटिव चार्ज जो कहाँ है वो नेगेटिव प्लेट पे यानी कि दूसरी प्लेट पे है। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्यू का मतलब वो उतना पॉजिटिव चार्ज है और उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव चार्ज है। वैसे एक कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना रहता है, 0 रहता है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि जो कैपिटल क्यू है वो चार्ज है किस पे, कैपेसिटर पर। और जब चार्ज कैपेसिटर पे है और आप लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से हम लोग लिखते हैं। और वहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो ये प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं। वो कितना फोर्स कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर लगता है उस फोर्स को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि जो F है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने माना है। अगर इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएं डेल्टा डी अमाउंट के साथ, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ अमाउंट ऑफ वर्क डन को करते हैं और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास F इंटू में डेल्टा डी के बराबर आ जाएगा। और ये यहाँ स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम लोग लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन to increase delta D separation between the plates is डेल्टा W से हम लोगों ने इसको लिखा है और डेल्टा W हम लोगों के पास आएगा फोर्स की प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। और ये जो कि हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए सिर्फ पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास आती किसके बराबर है। हम लोगों ने वहां निकाला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर वो क्यू स्क्वायर बाय 2c, या फिर ये हमारे पास 1/2 cv स्क्वायर या 1/2 क्यू इंटू में v, ये हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर का रिजल्ट है। तो जो ये वर्क डन होगा यहाँ वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा यू की जगह पे इस रिजल्ट को। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर F इंटू डेल्टा डी, F इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा यू, और जो कि हम लोगों के पास क्यू स्क्वायर बाय 2c के इक्वल आता है। ये हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाता है क्योंकि डेल्टा यू ये है आपका यहाँ अब इस केस में क्यू स्क्वायर बाय 2c। और यहाँ मीडियम अगर आप मानते हो एयर को या वैक्यूम को यहाँ मीडियम मानते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो आप लोगों को पता है कि ऐसे केस में जो कैपेसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास, तो कैपेसिटी जो थी हम लोगों के पास वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D के बराबर थी। अब यहाँ D के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा D लिखेंगे। तो इसलिए ये रिजल्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे अब किसके बराबर, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डेल्टा D, और ये डेल्टा D ऊपर आ जाएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों के पास किसके बराबर, क्यू स्क्वायर डेल्टा D डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए इधर भी डेल्टा D है, इधर भी क्या है डेल्टा D,
डेल्टा डी से डेल्टा डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं। इसलिए हम लोगों के पास हम लिख देंगे अब देयरफॉर F इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स हम लोगों के पास आ जाता है किसके बराबर, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A के बराबर, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए इसको हम लेना चाहें किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख सकते हैं, और साथ में हम लोग किसकी टर्म में लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है किसके बराबर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सिग्मा हम लोगों के पास होता है चार्ज बाय एरिया के बराबर, यानी कि क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए यहां से एक क्यू एप्सिलॉन नॉट ए ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाता है। तो इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा कि यहाँ 1/2 इंटू क्यू, और इंटू में क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इस रिलेशन के अनुसार किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों के पास 1/2 क्यू इंटू ई। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की प्लेट पे ये मैकेनिकल फोर्स लगता है उनके बीच में डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, जो कि 1/2 क्यू इंटू में ई के बराबर है। अब यहाँ आपका जो 1/2 फैक्टर क्यों आया है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर था अगर वो अनचार्ज था तो उस टाइम पे हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, ये अनचार्ज कैपेसिटर के केस में। और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कितना होता है, ई के बराबर। तो यहाँ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 + E/2 के बराबर आता है। तो यानी कि जो E/2 हम लोगों के पास वो क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। कितना आएगा ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था आपके पास फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और जो अगला टॉपिक है हमारा वो डाइलेक्ट्रिक से संबंधित है, और यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे पोलराइजेशन है, ससेप्टिबिलिटी है, इनको लेकर हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है डाइलेक्ट्रिक क्या है, और डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसेप्ट का नाम आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम ई नोट से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है, इंसुलेटिंग टाइप का सब्सटेंस, जिसके अंदर से चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता, यानी कि जिसके अंदर से करंट का फ्लो या करंट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो चार्ज का इफेक्ट है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर सके, पास कर सके, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो हम यहां बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या आपके पास एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस, इट इज इंसुलेटिंग सब्सटेंस through which electric field pass, not current। इसके अंदर से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, करंट पास नहीं हो सकता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए हम यहाँ बात करेंगे दो तरह के मॉलिक्यूल्स की। एक होगा हम लोगों के पास पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए हम लोग बात करते हैं
पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आप लोगों को पता सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, या बुक्स में आप लोगों को लिखा मिल सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ इनका मतलब ये है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहाँ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है डज नॉट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम यहां उन मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे इन विच सेंटर ऑफ मास या फिर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो यहां ऑफ पॉजिटिव चार्जेस does not coincides with center of mass या gravity of negative charges। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, यहां जो आपका H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, इनके बीच में डेफिनेट सेपरेशन है, यानी कि H पॉजिटिव आयन के बीच में और Cl नेगेटिव आयन के बीच में डेफिनेट सेपरेशन है। और आप लोगों को पता है इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है, ऐसी कंडीशन में ये क्या बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो डाइपोल लेंथ के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी क्या है डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं परमानेंट डाइपोल्स। देखिए क्यों कहलाए परमानेंट डाइपोल्स, क्योंकि H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिलेगा, और जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं कुछ डिस्टेंस के साथ, ऐसी अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस कारण जो ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स वो क्या कहलाते हैं परमानेंट डाइपोल्स कहलाते हैं। ऐसे ही आपका H2O के केस में है, जो H2O के केस में है, जो आपके कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे यहां, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है या कुछ ना कुछ एंगल है, और यहां आपकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ निकल के आती है। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव साइन रहेगा। एक ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है, यहाँ दो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे इनके बीच में। जब दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ डाइपोल मोमेंट है। आप लोगों को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये वाली डाइपोल मोमेंट आपके पास आ जाती है मान लीजिए P1, और ये वाली जो डाइपोल मोमेंट है वो आ जाती है हम लोगों के पास मान लीजिए P2। और यहाँ जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट निकाला जाएगा वो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका इस तरीके से निकालते हैं बाय कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब H2O के पास भी क्या है नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर आपका सिंगल मॉलिक्यूल है आपके पास, तो सिंगल मॉलिक्यूल के पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होने के कारण हम कहते हैं ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो परमानेंट डाइपोल्स हैं। तो इस तरीके से जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाएंगे आपके परमानेंट
डाइपोल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में टोटल डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा। अब देखिए डाइपोल्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे एक एरो के साइन के साथ। अगर आपके पास नंबर ऑफ डाइपोल्स है और वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, यहाँ 0 है, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंस में नहीं है, तो यहाँ क्या होगा कि कोई डाइपोल इस तरफ मूव करेगा या अपनी डाइपोल मोमेंट को इस तरफ रखेगा, और हो सकता है कि कोई डाइपोल इस तरफ रखे अपनी डाइपोल मोमेंट को, कोई इस तरफ रखे अपनी डाइपोल मोमेंट को, कोई इस तरफ रखे। तो ऐसा करने से क्या रहेगा, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि मान लीजिए HCl के हैं सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को क्या करेंगे, कैंसल आउट करते हैं, और उस दौरान वो जो नेट डाइपोल मोमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे वो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करते हैं 0। मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में एक जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, रैंडम ओरिएंटेशन के अंदर रहेंगे, और इस रैंडम ओरिएंटेशन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट दूसरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेगी। ऐसी कंडीशन में हमें जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितनी दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्रकार की कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर इन पोलर मॉलिक्यूल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए हम कह रहे हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन जीरो। अब इस नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी कि आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और उसकी डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं इस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये डाइपोल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। तो हमने क्या कहा कि अब ये मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को अलाइन करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में एक तरीके से जो पोलराइजेशन है वो अचीव करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये यहाँ दो कारण रहते हैं, एक तो डिपेंडेंसी होगी किसके ऊपर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, दूसरा डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट अलाइनमेंट के लिए, फॉर कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स क्या रखेंगे, फर्स्ट तो है टेम्परेचर शुड बी लो। अब देखिए टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये थर्मल एनर्जी को प्राप्त करेंगे, और थर्मल एनर्जी को प्राप्त करने के कारण ये डिसऑर्डर में हो सकते हैं, यानी कि अलाइनमेंट नहीं प्राप्त करेंगे, ये रैंडम मोशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण क्या रखा जाए, टेम्परेचर वहां कम से कम रखा जाए। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो ये थर्मल वाइब्रेशन, थर्मल एनर्जी को प्राप्त करेंगे, जिसके कारण ये टोटली कंप्लीट अलाइनमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स के लिए टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। दूसरी कंडीशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मस्ट बी लार्ज, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहे, ज्यादा रहे। यहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड से काम नहीं चलता है। तो यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज्ड करने के लिए, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइनमेंट देने के लिए
दो कंडीशन हमेशा ध्यान में रखी जाए, टेम्परेचर कम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, वहां ज्यादा हो, तब जाकर क्या हो सकता है कि जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीट अलाइनमेंट को क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। एक कंसेप्ट हमारा ये होता है। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं, नॉन पोलर, तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कोइंसाइड्स करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। तो हम बात करते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आप लोगों को लिखना होगा इन विच सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ negative charges, such type of molecules are known as non-polar molecules। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास H2 है, CO2 है, N2 है, O2 है। ये जो एग्जाम्पल्स आपके ये क्या कहलाते हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। अब यहां हम बात करें CO2 की ही हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है एक कार्बन के पास कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, 4 पॉजिटिव चार्जेस, और एक ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्जेस। अगर हम यहां देखें ये क्या करते हैं, हमें ये ऐसा नजर आएगा कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअल में ये पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना डाइपोल लेंथ ये है उतना डाइपोल लेंथ ये है। इसका मतलब माइनस से प्लस की तरफ अगर ये डाइपोल मोमेंट आपका P1 है तो ये आपके पास माइनस से प्लस की तरफ ये डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P2 रहेगा। इनके बीच में सेम कोवलेंट बॉन्ड होगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब यहां P1 जो है वो किसके बराबर है, P2 के बराबर है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट। इस कारण यहां नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, 0 है एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए भी। यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास भी किसी प्रकार का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बचता है। यहां हम नेट डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर लेते हैं। इसका मतलब यहां जो P है यानी कि डाइपोल मोमेंट है, एक सिंगल मॉलिक्यूल के केस में वो कितना आता है, 0 आता है। और पोलर मॉलिक्यूल के केस में ये जो डाइपोल मोमेंट था P था जो वो नॉन जीरो था। जैसे हमने कैसे बताया था, आपका H2O के केस में बताया था, एक के लिए ये डायरेक्शन था P1 का और P2 का डायरेक्शन ये था, तो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट P इस तरीके से आ जाता था। तो यानी कि वहां एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास भी क्या थी, डाइपोल मोमेंट थी, लेकिन यहाँ एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड क्या होगा, किसके साथ, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। अब अगर हम यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, अगर आप यहाँ मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये वाली जो कंडीशन आपकी वो कब है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस टाइम पे P1 का जो मैग्नीट्यूड है वो P2 के बराबर है, बट P1 एंड P2 आर अपोजिट टू ईच अदर, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से आप लोगों को पता है जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। मैंने क्या बोला, अगर ये हम लोगों के पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम लोगों ने पहले स्टडी किया है कि जो फोर्स होता है हम लोगों के पास वो क्यू इंटू में ई के इक्वल होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये हम लोगों ने स्टडी किया है पहले। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो एटम है आपका वो कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो यानी कि ऑक्सीजन तो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करना शुरू कर देगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कार्बन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब ये वाला ऑक्सीजन भी इस तरफ आएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन एटम्स है जो आपके, ये तो किस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो कार्बन है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और इसलिए मैंने इस ऑक्सीजन को यहां दिखा दिया। तो इसका मतलब P1 का मैग्नीट्यूड यहां बढ़ेगा और P2 का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। यानी कि पहले क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा था, लेकिन अब यहां क्या है, P1 ग्रेटर है किससे, P2 से। इस कारण क्या होगा, अब यहां P आपका नॉन जीरो रहेगा। तो दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड there the non-polar molecule gets induced, और ऐसी कंडीशन में ये डाइपोल मोमेंट को प्राप्त करेगा। यहां जो डाइपोल मोमेंट है वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहलाएगी, और जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है। तो यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके वो एक तरीके से क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, लेकिन ये इंड्यूस्ड डाइपोल कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही ऐसा होगा। आप समझ चुके होंगे बात को कि कैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट को प्राप्त करता है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। जैसा हम लोगों ने पोलर मॉलिक्यूल के केस में पोलराइजेशन बोला था, ऐसे ही हम यहां बोलेंगे किसके केस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में किसको, पोलराइजेशन को। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आपका जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, सिंगल पोलर मॉलिक्यूल भी डाइपोल मोमेंट को रखता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट, यहां किसी प्रकार की कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन के बारे में। हमारे पास पोलराइजेशन होता क्या है और कैसे जो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पोलराइजेशन को प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी अब वो किस नाम से है, पोलराइजेशन के नाम से है। और देखिए पोलराइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को एक जगह डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन आपका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तरह, लेकिन ये सिर्फ किसके केस में होता है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस के केस में होता है। आप लोगों ने स्टडी किया था इंडक्शन इन केस ऑफ कंडक्टर्स, बट पोलराइजेशन इज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये किसके केस में होता है, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, यानी कि हम यहां डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो पोलराइजेशन आएगा इंसुलेटर के केस में हमेशा। अब मैंने दोबारा से अपने एग्जांपल्स को रिवाइंड करता हूं। यहां मैंने लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे पास था कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, जैसे H पॉजिटिव आयन था हम लोगों के पास और Cl नेगेटिव आयन था, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका वो इस डायरेक्शन में है। अभी हम लोगों ने बताया है कि जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा और जो पॉजिटिव आयन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो दैट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा, इनके बीच में जो गैप है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इनके बीच में अगर गैप इंक्रीज होता है तो दैट मींस यहां डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं P वेक्टर गेट्स increased, P vector gets increased in the presence of external electric field. This process is known as polarization. तो यानी कि पोलराइजेशन क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट को बढ़ाने की प्रोसेस, इंक्रीज करने की प्रोसेस हम लोगों के पास। और वो प्राप्त कैसे की जाती है, जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल को किसकी प्रेजेंस में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो,
तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन आपका डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करेगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव आयन गेट्स डिस्प्लेसमेंट along the direction of external electric field. Due to this, the dipole length between the ions gets increased so that p vector यानी कि dipole moment between the ions gets increased. This process is known as polarization. तो ये मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था पोलर मॉलिक्यूल्स का। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में भी जैसे हमने एग्जांपल लिया था कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में, और मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन एटम तो कार्बन से दूर जाता है और एक उसके नजदीक आता है, और आप लोगों को पता है कि जो डाइपोल लेंथ होती है या डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हम लोग दिखाते हैं, और एक P1 इंक्रीज हुई इन कंपैरिजन टू P2, इसलिए यहां क्या आ जाती है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाती है। लेकिन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या थी, देयर इज नेट जीरो डाइपोल मोमेंट था। तो इसका मतलब चार्ज को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस हम लोगों के पास क्या कहलाती है, पोलराइजेशन के नाम से जानी जाती है। अब पोलराइजेशन आपका इंडक्शन की तरह ही है, क्योंकि जो यहाँ जो चार्ज है वो मॉलिक्यूल से निकल के नहीं जाता है, क्योंकि ये आपके आयंस हैं, यहाँ भी ये आयंस हैं। तो आयंस एक तरीके से क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। तो डेट मीन्स देयर इज नो फ्री चार्ज, यहाँ किसी तरह का कोई फ्री चार्ज नहीं है। लेकिन जो ये आयंस हैं इनका जो चार्ज है, ये जो आयंस आपको ये सिर्फ अपीयर होंगे कहाँ, सरफेस पे। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो भी गिवन सब्सटेंस आपका या गिवन डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। और इस तरह की जो प्रोसेस आपकी उस टाइम पे आप क्या नाम देते हो, पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है कि कैसे जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं पोलराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं यहाँ अगर डेफिनेशन की बात करूँ कि पोलराइजेशन हमारे पास क्या होता है, तो पोलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आयंस हैं या चार्जेस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आयंस का या चार्ज पार्टिकल्स का डिस्प्लेस्ड होना, और वो कब तक डिस्प्लेस होते रहेंगे, जब तक वो अपने एक दूसरे के फोर्सेस को बैलेंस ना कर दे, तब तक यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो ये प्रोसेस हम लोगों के पास, ये किस नाम से जानी जाती है, पोलराइजेशन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ बात आएगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम क्या करते हैं, कोई स्लैब पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से अगर तैयार करें तो वो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहलाती है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो तो वहाँ कौन कौन सी जो पैरामीटर्स है, क्वांटिटीज हैं, वो देखी जाती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आप लोगों को बताया पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब जो हम लोग यहाँ बात करेंगे वो बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपकी कौन सी हो सकती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है और पोलर मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है। और आप लोग समझिए, आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो डिस्टॉर्टेड शेप के साथ होता है, यानी कि वहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन जरूर प्रेजेंट होता है। ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ऐसा होता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप का होता है, ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और आप यहाँ ऐसी कंडीशन के अंदर ये पता ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, और वो डिस्प्लेसमेंट
कब तक आता रहेगा? जब तक फोर्सेस बैलेंस ना हो जाए। ऐसी ही प्रोसेस को आप लोगों ने नाम दिया पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो लगभग कैसी शेप को प्राप्त कर लेता है? जैसी शेप किसी पोलर मॉलिक्यूल की है। तो इस तरीके से डिस्टोर्टेड शेप प्राप्त करता है कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब माना, इसका सरफेस एरिया आप लोगों के पास ये है। ये क्या है? यहां इसका सरफेस एरिया, और जो इसकी ये थिकनेस है। और इस स्लैब को हम कहां रखते हैं? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट कंसीडर की हम लोगों ने, और ये चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये आपके पास मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है। ये आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव प्लेट हम कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव प्लेट हम कैसे कंसीडर करेंगे। और ये हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है, और जो थिकनेस है उसकी ये देखी जाएगी, उसका सरफेस एरिया ये देखा जाएगा, और ये बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर हम लोग रखें तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहां जो सरफेस पे जो है वो चार्ज क्या होगा? इंड्यूस होगा। यानी कि यहां पोलराइजेशन के कारण इधर भी कोई चार्ज आएगा और इधर भी कोई चार्ज आता है। कैसे वो चार्जेस आते हैं उस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज यहाँ इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रखी है, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी मानते हैं हम? D इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और A क्या है? इसका सरफेस एरिया है। और मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होता, चाहे आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? डिस्टोर्टेड शेप को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में गैप पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट E नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। कोई चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में E नोट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां हमने एरिया A और थिकनेस D की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लेट A is the area and D is the thickness of the dielectric slab placed between the plates of the कैपेसिटर। और यहां क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम लोग यहां ऐसे बनाते हैं। तो यहां यह आपका नेगेटिव चार्ज
इस मॉलिक्यूल पे भी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरे मॉलिक्यूल पे हम देखेंगे, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखोगे आप, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक है तो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के क्या हुआ, नजदीक हुआ इन द बल्क ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के एक्शन को कैंसिल आउट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे के एक्शन को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम लोग यहां देख रहे हैं इन द बल्क ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब positive and negative charges are close to each other, so they cancel out action of each other, gives total charge 0। ऐसी कंडीशन में ये टोटल चार्ज इंटीरियर के अंदर कितना देते हैं, 0 देते हैं। यानी कि बल्क ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो टोटल चार्ज आ जाएगा, बल्क का मतलब इंटीरियर वॉल्यूम के अंदर, इंटरनल वॉल्यूम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां टोटल चार्ज कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब टोटल चार्ज 0 है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस सरफेस के क्लोज है और हमें कहां अपीयर होंगे, एट द सरफेस, और ये हमें प्रोवाइड करेंगे इंड्यूस सरफेस चार्जेस। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इन द बल्क ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब net charge is 0। In the bulk of the slab total charge is 0। Only charges close to surface exist and they appears on the सरफेस, और ये सरफेस पे हम ये अपीयर होंगे। अब ऐसी कंडीशन में इधर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज लेयर आ जाएगी, इधर की तरफ आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेयर आ जाएगी। नेगेटिव चार्ज लेयर के और पॉजिटिव चार्ज लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, और यही प्रोसेस आपके पास पोलराइजेशन हो जाएगी। ऐसे जो आपकी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करेगी, पोलराइजेशन को प्राप्त करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैंने बताया कि बल्क ऑफ द स्लैब के अंदर टोटल चार्ज 0 क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे के क्लोज थे, इसलिए टोटल चार्ज 0 दिया। जो चार्जेस आपके सरफेस के नजदीक हैं वो हमें अपीयर होने लगेंगे कहाँ, सरफेस पे। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लेयर इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ है, और जो आपकी पॉजिटिव चार्ज लेयर है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज लेयर के बीच में और पॉजिटिव चार्ज लेयर के बीच में क्या है, डेफिनेट डिस्टेंस है जो कि थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। और यही प्रोसेस आप लोगों के पास क्या कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है। तो मेरा मानना है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पोलराइजेशन को प्राप्त किया है, पोलराइजेशन को निकाला है। अब यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी पोलराइजेशन डेंसिटी। व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी, हम लोगों के पास होती क्या है। पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोगों के पास क्या है, देखिए ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि पी आई और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए आपके पास पी आई यानी कि इंड्यूस्ड चार्जेस की प्रोडक्ट किसके साथ, इनके बीच में डिस्टेंस। अब इंड्यूस्ड चार्जेस आपका क्या माना, हम लोगों ने क्यू आई माना,
तो क्यू आई की प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्टेंस डी के साथ। ये आपके पास इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होगी कि इनमें से किसी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट किसके साथ, डाइपोल लेंथ यानी कि थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। तो क्यू आई इंटू में डी, और डिवाइड में हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम ए इंटू में डी, डी से डी कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू आई बाई में ए के बराबर। और क्यू यानी कि चार्ज बाय एरिया हम लोगों के पास होता है सिग्मा, यानी कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो किसके बराबर आ जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इंड्यूस चार्जेस के बराबर आ जाती है। और हम लोगों ने स्टडी क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जो इंड्यूस या पोलराइजेशन डेंसिटी आपकी पी वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहां जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहां हम बात करते हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप होगा। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर की तरफ आपके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण यहां इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो आपके पास रिड्यूस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो E है आपके पास, और E हम लोगों के पास यहां है किसके इक्वल, E0 माइनस में EI के इक्वल है। अब देखिए EI क्या है आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव लेयर से नेगेटिव लेयर की तरफ रहेगा, और E0 आपका क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस किसके साथ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्लैब। ये क्या होगा हम लोगों के पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E0 ज्यादा है वहां, E0 माइनस EI हम लोगों ने रिजल्ट लिखा है। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ दो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो आपका जो P वेक्टर है एप्सिलॉन नॉट छाई E वेक्टर कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ छाई जो है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि एक अनदर क्वांटिटी आ जाती है जो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना जल्दी पोलराइज्ड हुई है। तो छाई इज द susceptibility which gives information about that how the dielectric slab gets polarized in the presence of external electric field, कि कितना जल्दी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइज्ड होगी, इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है। तो इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोगों के पास बराबर है सिग्मा I के बराबर, या फिर हम लोग लिखेंगे उसको एप्सिलॉन नॉट छाई